जाहिर सी बात है, मछली के बच्चा को आप तैरना सिखाइएगा? हाँ, तो उनके तो ब्लड में ना राजनीति है कि राजद अगर आएगी तो फिर वही दौर आएगा। इस चीज़ को तेजस्वी यादव कैसे टैकल करेंगे? देखिए, बात मैं कड़वी कर दूंगा, आप लोगों को बुरा लग जाएगा। नहीं, मुझे बुरा हाँ, नहीं। देखिए 90 के बिहार में क्या हुआ था। नमस्कार। बिहार में जो राजनीतिक बदलाव हो गया, सत्ता का बदलाव हो गया, उसके बाद सैयद फैसल अली जी से पहली बार बातचीत हो रही है। पिछली बार जब बातचीत हुई थी तो जो बातचीत हुई थी उसके बैकग्राउंड में भी अगर हम जाएं तो ऐसा लग रहा था कि ये बदलाव मौजूद था, अनिवार्य था, वांछनीय था और वो हो गया। खुद सैयद फैसल अली जी के बारे में बोले तो खुद सहाफ़ी है, सीनियर सहाफ़ी है, और एक सहाफ़ी, एक अच्छा सहाफ़ी, एक सीनियर सहाफ़ी जब राजनीति में आता है तो वो क्या कर सकता है, उसका भी एक नतीजा कहीं ना कहीं आपको बिहार की राजनीति, खासकर राजद में, या जो ये मौजूदा सत्ता का बदलाव हुआ है, इसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इनकी एक समस्या है कि ये पर्दे के पीछे रहते हैं। तो ठीक ही है, क्यों रहते हैं सर ज़्यादा पर्दे के पीछे? नहीं, पर्दे के पीछे काम होना चाहिए, पर्दे के सामने हो या पर्दे के पीछे हो। दल की हित में जो भी चीज़ होती है, दल हित में हम अपना काम करते रहते हैं। हमको अगर कोई काम कहा जाता है तो उसको हम अपनी क्षमता के अनुसार कर करके डिलीवर करके देते हैं। और रहा ये कि बहुत लोग लाइमलाइट से पीछे रहना चाहते हैं, तो हमको उतना ज़्यादा नहीं है कि हम आगे आगे रहें, अपना काम करते रहते हैं। जहाँ आप लोगों की कृपा होती है तो दिख भी जाते हैं। जबकि तस्वीरों के माध्यम से सोशल मीडिया, अगर हम लोग जो लोग भी देखते हैं उनको ये पता है कि आप इस वक्त लालू जी के सबसे करीबी हैं। नहीं, इसके लालू जी का स्नेह और आशीर्वाद हमको पिछले न जाने कितने सालों से, 30 साल से मिलता आ रहा है। और मेरा उनसे राजनीतिक संबंध नहीं है, पारिवारिक संबंध है। मेरे गार्जियन हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे परिवार के भी वो गार्जियन हैं। तो वो एक स्नेह है मेरा उनसे मिलना जुलना, चाहे रोज़ हो, डेली हो, 3 बार हो, वो गैर राजनीतिक होता है। हम उनका के साथ इसलिए रहते हैं और उनके मुझे स्नेह मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। और राजनीतिक की जो बारीकियां हैं वो उनको देख करके समझने का मौका मिलता है। तो जब इतनी बातचीत होती है तो जाहिर है कि ये डिस्कशन भी तो होता रहा होगा कि अब समय आ गया है कि सत्ता में परिवर्तन हो। कभी इस तरह की कोई बातचीत, इस तरह का कुछ? देखिए, उस पीरियड में लालू जी बहुत स्वस्थ नहीं थे, तो हम लोगों को ज़्यादा उनके स्वास्थ्य का चिंता रहता था। और जाहिर सी बात है कि वो राजनीतिक पंडित हैं, इस तरह से हैं कि पूरे भारत की जो राजनीतिक नब्ज़ है उसको लालू जी से बेहतर कोई नहीं समझता है। मास के इतने बड़े नेता आज़ाद भारत में, अगर नेहरू और पटेल और इनका दौर छोड़ दीजिए, तो आज़ाद भारत में लालू जी जितना बड़ा मास लीडर कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है वो अपनी बात करते थे, बात में बोलते भी थे। और जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बदलाव हम लोग होता हुआ देख रहे थे। कब से अनुभव हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था। जिस दिन से ये सरकार बनी थी उस दिन से हम लोग को एहसास था कि ये सरकार नहीं चलेगी। बहुत अनैतिक तरीके से ये चीज़ें हुई हैं। और कुछ चीज़ें जो हम लोग नीतीश कुमार को भी अच्छे से जानते हैं, वो भी समाजवादी विचारधारा से निकले हुए हैं। लालू जी की जो पाठशाला है वो और उनकी पाठशाला समझिए साझा रही है, और दोनों ने एक साथ बहुत लंबे समय तक काम किया है। और हमेशा हर जगह कहते हैं मेरे बड़े भाई हैं, तो वो कहीं ना कहीं सफोकेट फील कर रहे थे कि उनके साथ दिक्कत है। और उसके बाद जो घटनाएं एक के बाद एक होती चली गई, तो ये एहसास कराया जा रहा था हर होते राजनीतिक डेवलपमेंट के बाद कि अगला निशाना नीतीश कुमार जी हैं। और ये बात हम लोग भी देख रहे थे, और जितने राजनीतिक पर्यवेक्षक देश में हैं वो भी समझ रहे थे कि नीतीश कुमार को भी ये लोग टारगेट करेंगे, इसलिए कि इनके स्वभाव में राक्षसी प्रवृत्ति है। इनके स्वभाव में, इन लोगों के जो पार्टी है के संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ, वो है कि भस्मासुर जैसी मानसिकता है, जिसके साथ रहें उसी को भस्म कर दें। आप देखिए उद्धव ठाकरे का क्या हाल किया, दूसरे सारे लोजपा का क्या हाल किया। तो नीतीश जी भी इस बात को समझ रहे थे और उन्होंने नहले पे दहला मार दिया कि ये उनको पटकते उससे पहले ही चारों खाने चित हो गई भाजपा बिहार में। और पहली बार ऐसा दिखा है 8 साल की भारत की इधर की राजनीति में कि
भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्ता में थी, बिहार में सत्ता में थी, वो बिल्कुल ज़मीन पे आ गई और दरी बिछा के धरना दे रही है, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर। ईडी सीबीआई काम नहीं है। देखिए, जनता के आगे कुछ नहीं काम आता है, समझ रहे ना। और एक बात जो इस बात को समझ लीजिए कि जिस तरह से निरंतर 3 साल तक माननीय नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में माहौल बनाने का प्रयास किया और बहुत कामयाबी से किया, तो बिहार में एक ऊर्जावान नेता जिससे बिहार के नौजवान अपने को कनेक्ट कर पा रहे थे, ये तो पिछले 3 साल में आपको दिखा होगा कि बहुत स्पष्ट तरीके से लोगों की नीति। सबसे अच्छा तो ये था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने परसेप्शन सेट किया, एजेंडा सेट किया, नौकरी वाली बात, मतलब चुनाव को पूरा नौकरी पर लाए। तो एक बड़ा सवाल आया ये नई सरकार बनने के बाद, मीडिया पूछने लगी कि 10 लाख सरकारी नौकरी आप कब देंगे, कब देंगे, कब देंगे। ये 10, 11, 12 की बात है और 15 तारीख को मुख्यमंत्री ने एक घोषणा की गांधी मैदान से कि 10 लाख कह रहे हो, हम 20 लाख देंगे। तो इसको पॉलिटिकली कैसे इंटरप्रेट करेंगे आप? पॉलिटिकली ऐसे इंटरप्रेट करें कि एक सच्चे जन सरोकारी नेता में और एक जुमलेबाज नेता में यही अंतर होता है। जुमलेबाजों ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 8 साल की सत्ता होने के बाद 16 करोड़ नौजवानों को नौकरी हो जाती। यहाँ पर बैठा हुआ कोई आदमी बेरोज़गार नहीं होता है। जो हमारे इतने लोग यूथ नौजवान दिखते हैं, कोई बेरोज़गार नहीं होता। 16 करोड़ नौकरी दे दिए होते, लाल किले की प्राचीर से कहा था इन्होंने, लेकिन नहीं हुआ। और मात्र 7 लाख लोगों को नौकरी 8 साल में दे पाए। और सामाजिक सरोकार के जो लोग हैं, उन्होंने आते ही 10 दिन भी सरकार बने नहीं हुई है, तेजस्वी यादव के आग्रह पे, तेजस्वी यादव के जाहिर सी बात है चुनावी वादा था और ये उनका संकल्प था, नीतीश जी ने और आगे बढ़ कर के उसको 20 लाख किया। और एक बात मैं बहुत गंभीरता से आपसे बता रहा हूँ कि वो 20 लाख नौकरी और रोज़गार की जो बात है, उस पर त्वरित कार्रवाई शुरू हो गई है, प्रक्रिया शुरू हो गई है। और जल्दी ही बिहार के बेरोज़गार नौजवानों को धीरे धीरे करके नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। और ये भी बिहार में एक राजनीति का इतिहास बनेगा कि रोज़गार के नाम पे सत्ता बनी है और रोज़गार दे के दिखाया। सर, इसको ऐसे भी ना देखा जाए कि जब मीडिया ने तेजस्वी यादव को टारगेट किया 10 लाख नौकरी के ऊपर, और जब ये बयान आया नीतीश कुमार जी का कि 10 लाख नहीं हम 20 लाख देंगे, तो वो एक जो ऐड आता था पहले फेविकॉल का कि फेविकॉल का जोर है टूटेगा नहीं, तो ये क्या मतलब एक कवर अप नीतीश जी ने किया क्या, तेजस्वी जी का? नहीं, देखिए उस वक्त तो जब मतलब जो बॉन्ड पॉलिटिकल बना है, मैं बता रहा हूँ कि पहली बार जब तेजस्वी जी ने 10 लाख नौकरी की बात की थी, तो उस वक्त ये संभावना नहीं थी जी। अपने बलबूते पे कही थी, अपने संकल्प पे कही थी। साथ में अब आ गए हैं गार्जियन स्वरूप नीतीश जी। उन्होंने कहा कि इस ऊर्जावान नेता की जो बात है वो बिहार के ज़मीनी सतह की बात है कि यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, पलायन बहुत ज़्यादा है, लोग बाहर जा कर के नौकरियाँ करते हैं। तो यथाशक्ति हम लोग इसको पूरा करने का प्रयास करें। और ये भी बताने का प्रयास किया गया कि अगर कोई लोग ये समझ रहे हैं कि इस पर नीतीश कुमार इधर उधर हो रहे हैं, हाँ इधर उधर हो रहे हैं या कोई बात है, तो उसको भी उन्होंने समाप्त किया। और बहुत ही दृढ़ निश्चय से उन्होंने कहा कि 10 लाख की आप बात क्यों कर रहे हैं, 10 लाख तो करना ही करना है, हम लोग पूरा प्रयास करके इसको 20 लाख करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि ये दोनों लोग, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी की सोच समाजवादी है, सोच जो है समाज सरोकारी है, समाज के लोग के हित के बात करने वाले लोग हैं, व्यापारियों के हित के लोग नहीं हैं। सर, इसका मतलब तो एक ये भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव की जो मैच्योरिटी है, पॉलिटिकल जो एक्सपीरियंस है, वो बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसको सपोर्ट कर रहे हैं नीतीश कुमार। जाहिर सी बात है, मछली के बच्चा को आप तैरना सिखाइएगा? हाँ, तो उनके तो ब्लड में ना राजनीति है। जिसकी पिताजी भी भारत के इतने बड़े राजनेता हैं, माता श्री भी राजनेता रही, मुख्यमंत्री रही, फादर राजनीति में रहे, तो वो पूरा परिवार राजनीति किससे है। दूसरी बात कि उन्होंने आँख खोला है तो बड़े बड़े समाजवादी नेताओं को के गोदी में खेले हैं। उन्होंने देखा है कि समाज की क्या ज़रूरत है। तो मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, कोई भी नेता अगर ये कहता है, खास करके भाजपा का, कि वो समाजवाद को समझता है या वो बिहार की ज़मीनी हकीकत को समझता है नीतीश जी से या हमारे तेजस्वी जी से ज़्यादा या लालू प्रसाद यादव से ज़्यादा, तो वो भूल करता है। एक उदाहरण आपको देते हैं कि अभी आपने सुना होगा कि ग्रेजुएट चाय वाली,
हाँ, पटना में। हाँ, ग्रेजुएट चाय वाली चाय का ठेला लगा रही थी, उसका उठा दिया गया। उसके साथ साथ कई ठेले वाले खोमचे वालों का ठेला उठा दिया गया। कल की घटना है, उसको पता चला कि आदरणीय लालू जी पटना में हैं, वो पहुंच गई वहाँ रोते धोते। उसके बाद क्या हुआ ये समझिए कि ना सिर्फ उस चाय वाली का ठेला वापस मिला, उसके साथ साथ नगर निगम ने जितना ठेला खोमचा सीज किया था सब धीरे धीरे करके छोड़ दिया गया। सब लोग अपने रोज़गार में लग गए। तो ये लालू यादव की और तेजस्वी यादव की राजनीति है, समाज के दबे कुचले पिछड़े लोगों की राजनीति है, उनके हित की राजनीति है कि बेचारी 4 पैसा अपना कमा रही है तो उसको क्यों तंग किया जाए। अगर तोड़ना है, हटाना है, तो बहुत सारे लोग हैं जो पूरे बिहार में इंक्रोचमेंट किए हुए हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनको करो, गरीबों को क्यों करे। तो ये संकेत होता है, ये राजनीति तेजस्वी जी समझते हैं, ये राजनीति तेजस्वी जी ने लालू जी से सीखी है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग सीहोर पर थोड़ी बात करेंगे। मैं हर राजद नेता से ज़रूर पूछता हूँ कि जब आपकी सरकार आएगी, बनेगी, तो विपक्ष का एक सबसे बड़ा आरोप होता है, मीडिया का भी एक बड़ा आरोप होता है कि 90 वाला राजद मतलब जनता दल, मतलब 90 वाला जो लालू जी का वो दौर था कि राजद अगर आएगी तो फिर वही दौर आएगा। इस चीज़ को तेजस्वी यादव कैसे टैकल करेंगे, कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वो दौर अब नहीं आएगा? देखिए, बात मैं कड़वी कर दूंगा, आप लोगों को बुरा लग जाएगा। नहीं, मुझे हाँ, बुरा नहीं। देखिए 90 के बिहार में क्या हुआ था, देखिए यहाँ पे ये अधिवक्ता हैं, यहाँ के बड़े लॉयर हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं कि, और बल्कि आप बात कीजिएगा कि बिहार में क्राइम रेट ये जो भाजपा समर्थित सरकार थी उसमें बढ़ा या उस पीरियड में बढ़ा। 90 में क्या हुआ, एक जज साहब ने एक फैसले में रेफरेंस में लिख दिया कि लगता है कि जंगल राज है। वैसा जंगल राज के बारे में योगी सरकार के ऊपर 2 बार हाई कोर्ट ने कहा है, आप उसकी बात नहीं करते हैं। महाराष्ट्र की सरकार के बारे में कहा है, आप बात नहीं करते हैं। हाँ, मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में कोर्ट का इससे कड़ा ऑब्जर्वेशन आया, आप बात नहीं करते हैं। आप सिर्फ बात करिएगा इसलिए कि बिहार में एक पिछड़े की सरकार थी, एक उस आदमी की सरकार थी जो सामाजिक न्याय की बात करता था, सोशल इंजीनियरिंग की बात करता था, समाज के पिछड़े दलित और अक़लियत को आगे लाने की बात करता था। तो आप उसके ऊपर आरोप और कुछ लगा नहीं सकते हैं। तो आपने ये आरोप लगाया कि जंगल राज है। उसको बहुत अच्छे तरीके से माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि तवा पर रोटी एक साइड से जल रहा था, हमने उसको पलट दिया। तो आप चिल्ला रहे हैं जंगल राज। नीचे जो पहले जल रहा था उसके बारे में आपने कभी चिंता नहीं की। जब आपको धा लगने लगा तो आप जंगल राज चिल्ला रहे हैं। तो ये सर परसेप्शन की लड़ाई जो है, परसेप्शन की नहीं, ये सिस्टमेटिक संगठित प्रोपेगेंडा था लालू जी और जो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार के खिलाफ। तो इस तरह का जो परसेप्शन की लड़ाई है, प्रोपेगेंडा की लड़ाई है, इसमें आप लोग या तमाम विपक्ष इस वक्त बीजेपी के आगे तो बहुत कमज़ोर नज़र आती है, कैसे लड़ेंगे उससे? अभी 10 दिन में क्या आरोप लगा रहे हैं? अपनी उपलब्धि बताओ ना कि तुमने क्या किया है। आप बताओ कि आपने ये किया, आपने वो किया। अपनी उपलब्धि केंद्र से लेकर राज्य तक गिनाने के लिए कुछ नहीं है। इनके स्वास्थ्य मंत्री थे कोरोना काल में और क्या त्राही मचा हुआ था, आप सबने देखा है। तो अपनी उपलब्धि तो बता नहीं सकते हैं। तो दुनिया को भ्रमित करने के लिए, नौजवानों को भ्रमित करने के लिए, उन लोगों को भ्रमित करने के लिए विशेष रूप से जिन्होंने माननीय लालू जी का संघर्ष नहीं देखा है, उनका कष्ट नहीं देखा है, ये लोग जंगल राज की बात करते हैं। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। और यही वजह है कि लालू जी को इस तरह से दबाने के बावजूद उनके जो पुत्र हैं माननीय तेजस्वी यादव जी ने, उन्होंने अपनी सामर्थ्य पे 80 सीट ला करके अकेले दिखाई और 32 पहलवान भाजपा के 32 हेलीकॉप्टर बिहार में उड़ाते रहे। एक अकेला हेलीकॉप्टर, एक 32 साल का युवा तेजस्वी यादव, और उसने सबको धाराशाही किया। की भी जीत थी, कह सकते हैं कि उनका एजेंडा इस तरह का था कि तेजस्वी यादव ने अपनी पिच पे ला करके लड़ाई लड़ी। और जो भाजपा चैंपियन है सांप्रदायिकता का, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके मंदिर मस्जिद शमशान कब्रिस्तान की राजनीति पर वोट लेने की, उसको मजबूर किया कि रोजगार पे लड़ाई हो। और पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार जैसे राज्य का चुनाव हुआ, रोजगार के इशू पे चुनाव हुआ और हम लोग सबसे बड़ी पार्टी बनकर। बिल्कुल, ये बात सही है। इससे ये समझ में आता है कि बिहार की जनता प्रोपेगेंडा में नहीं फंसने वाली है। उसको पता है कि बिहार का सच्चा हितैषी कौन है। ये साथ कितना लंबा चलेगा? ये बहुत लंबा साथ चलेगा।
ये साथ इतना लंबा चलेगा कि ये जो लोग हैं ना, ये 10 दिन के साथ से कांप रहे हैं, परेशान हो गए हैं, तरह तरह का अनर्गल आलाप कर रहे हैं। ये दिखाता है कि इस साथ से दिल्ली की सत्ता हिल रही है और हम लोग उनको उखाड़ फेंकेंगे। 2024 में सैयद फैसल अली जो कैमरे के पीछे रह के काम करते हैं, वो फिर कैमरे के सामने आएंगे, मतलब राजनीति में सामने आएंगे। शिवहर से आपने पिछली बार चुनाव लड़ा था। देखिए ऐसा है कि मैं अभी भी कैमरे के सामने हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। ये नहीं पॉलिटिकल। मुझे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो भी जिम्मेदारी देंगे, कैमरे के आगे हो या कैमरे के पीछे हो, उसका निर्वाह मैं बहुत ही अपनी क्षमता के अनुसार अच्छे से करूँगा और मैं वो करता रहता हूँ। जहाँ तक रहा सवाल कि चुनाव लड़ूंगा या नहीं करूँगा, ये पार्टी डिसाइड करती है। लेकिन मैं शिवहर लोकसभा का प्रत्याशी हूँ, क्षेत्र में रहता हूँ, तो जाहिर सी बात है राजनीति कर रहा हूँ, चुनाव लड़ने के लिए कर रहा हूँ। चुनाव टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं पर कोई संशय मुझे नहीं लगता। तो शिवहर से तो जुड़ा ही हुआ है रिश्ता, बराबर आते रहते हैं यहाँ। शिवहर मेरी कर्मभूमि है और ये पूर्वी चंपारण की जो धरती जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये मेरे संसदीय क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है और मैं हर आप लोगों से हर महीने 2 महीने पे मेरी भेंट होती है। चुनाव और चुनाव ना हो, दोनों स्थिति में मैं यहाँ रहता हूँ और आता रहूँगा और यहाँ की समस्याओं को जितनी मेरी शक्ति है, जितना मेरा सामर्थ्य है, जितनी मेरी आवाज़ है, उतनी बुलंदी से पहले भी रखता था और अब तो हम लोगों की सरकार बन गई है, तो हम माननीय तेजस्वी जी को, माननीय नीतीश जी को भी इस स्थिति से अवगत कराऊँगा। 2024 में हम लोग आपको देखेंगे शिवहर में? बिल्कुल, अगर हमको पार्टी ने कहा तो मैं बिल्कुल शिवहर में रहूँगा और मैं ऐसे भी 2024 हो, 25 हो, 26 हो, 27 हो, 30 हो, मैं शिवहर मेरी कर्मभूमि, मैं शिवहर में ही रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत बधाई हम लोगों की तरफ से भी। बहुत धन्यवाद। ये सिर्फ सुनिश्चित हो कि बिहार की जो छवि खराब हुई थी मीडिया के जरिए, वो छवि मजबूत बने, ताकि बिहार के भीतर और बिहार के बाहर भी जो चुनाव की बात आप कर रहे हैं कि 24 में क्या चुनाव, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई रीच देयर। तो जब चुनाव आएगा 24 से तो चुनाव की बात करेंगे। अभी हम जनता के सरोकार की बात करने के लिए शिवहर और मोतिहारी और बेतिया और मुजफ्फरपुर या जहाँ भी जाते हैं तो जनता के सरोकार से जाते हैं, लेकिन चूँकि ये मेरा क्षेत्र है तो यहाँ ज़्यादा आते हैं। शिवहर मेरा क्षेत्र है तो ज़्यादा आते हैं और चुनाव तो 2024 में, 2024 में चुनाव की बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत बधाई, थैंक यू।